व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आ गए हैं आज 11वें दिन का शगन डालने और 21वें दिन पे हमारी सीरीज हो जाएगी समाप्त। तो दिस इज डे 11 और आप सबको जाके कमेंट्स में हाजिरी लगानी है कि सर आ गए हैं आज हम डे 11 पे एंड हम बस अगले 10 दिन में इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज इस शानदार 11वें नंबर दिन के साथ स्टाफिंग को पढ़ते हैं और देखते हैं बिजनेस स्टडीज में ये मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन स्टाफिंग क्या होता है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं गाइस हम लोग स्टाफिंग के साथ। चैप्टर नंबर 6 मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन। सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा था हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा अब आ रहा है स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग में तुमने क्या किया था? ऑर्गेनाइजिंग में तुमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स रेडी कर लिए थे, उन डिपार्टमेंट्स में सिमिलर नेचर का काम डाल दिया था। स्टाफिंग में अब मैं ढूंढने आया हूं स्टाफ कि वो कौन लोग हैं जो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो मेरे लिए काम करेंगे और मेरे गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब ही क्या होता है? स्टाफिंग मींस ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का क्या मतलब होता है गाइस? जो लोग हमारे लिए काम करेंगे। ऑब्टेन यानी उनको लेके आना, यूटिलाइज उनसे काम करवाना एंड मेंटेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट। देखो वैकेंसीज फिल सब कर लेते हैं, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय कितने दिन के लिए काम करता है ये बहुत मैटर करता है। तो स्टाफिंग का मतलब ही क्या होता है? पहले लेके आना, उसको यूटिलाइज करना और मेंटेन करना कि वो भी सेटिस्फाइड रहे और सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स आपके लिए भी हो। इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब कोई एग्जिस्टिंग कोई पुरानी एंटरप्राइज होती है तो उसमें ये चलता रहता है, आना जाना लोगों का लगा रहता है। बिकॉज न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड एंड सम एम्प्लॉइज लीव द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि नए ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें तो पहले प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा। कोई पुराना ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर यार चलता रहता है, उसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड नहीं होता ये, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? स्टाफिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं, क्यों सही जगह पे सही इंसान होना चाहिए, क्यों वही इंसान उस प्लेस पे काम करे जिसको वो करना आता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो सबसे पहले आ रहा है इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब्स। इसका मतलब है कि जब आप अच्छे से स्टाफिंग करोगे तो ये आपकी मदद करेगा कि आप सही इंसान ढूंढ के ला पाओ। सर ऐसे कैसे मदद करता है? इसके अंदर चीजें ही ऐसी हैं। इसके अंदर सिलेक्शन के बारे में बताया है, रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के बारे में बताया है। तो इतनी सारी चीजें जब आप करते हो ना तो आपको सही इंसान मिल ही जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। स्टाफिंग जब आपने अच्छे से करी है ना तो सही इंसान सही जॉब पे है, जिसको जो चीज में मजा आता है वो वही है, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स बेटर होगी। तो स्टाफिंग से बेटर परफॉर्मेंस होती है। 3 नंबर पे लिखा हुआ है इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। इससे सर्वाइवल होता है, आप इजीली सर्वाइव कर जाओगे कंपटीशन से और ग्रो भी करोगे। सर क्यों ग्रो करोगे? क्योंकि देखो जितना अच्छा स्टाफ होगा उतना बढ़िया आप लोगों के लिए मैनेजमेंट होगा, उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए आउटपुट निकल के आएगा। तो मैनेजर्स के लिए इजी है हर चीज को मैनेज करना और ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी मिलेगी। नंबर 4, इट एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय इंडिकेटिंग सरप्लस या शॉर्टेज ऑफ पर्सोनेल। स्टाफिंग में हमें यह भी पता चल जाता है कि हम सरप्लस में हैं या हम शॉर्टेज में हैं। अगर हम सरप्लस में हैं तो हम एम्प्लॉय को या तो किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे या उसका प्रमोशन वगैरह कर देंगे, तो हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम शॉर्टेज में हैं तो हम नए एम्प्लॉय फटाफट लेके आ जाएंगे। तो स्टाफिंग से हम ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं भाई। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना। स्टाफिंग हमें हेल्प करता है जॉब सेटिस्फैक्शन में, मोराल बूस्ट होता है एम्प्लॉइज का। सर कैसे? क्योंकि स्टाफिंग में हम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की बात करते हैं, एम्प्लॉय के प्रमोशन की बात करते हैं, एम्प्लॉय के करियर प्लानिंग की बात करते हैं। तो जब भी एम्प्लॉय के बारे में इतना सोचा जाएगा तो फिर ऑब्वियसली एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा। तो ये इसीलिए जरूरी होती है हमारे पास स्टाफिंग। इसके बाद क्या है बेटा? स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। सर व्हाट इज HRM? पहले तो ये समझो यार, देखो स्टाफिंग एक छोटा सा प्रोसेस है।
सही इंसान पे सही जगह, सही इंसान को सही जगह पे रखना, यही स्टाफिंग है, राइट। अब व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा, एक बहुत लार्ज एक्सटेंट का प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक एंटायर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो मैनेज करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसको हम HRD बोलते हैं, और उसी का मैनेजर होता है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में MBA होती है पूरी की पूरी। तो ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है ना। तो स्टाफिंग तो एक छोटा सा प्रोसेस है। स्टाफिंग में तो आप सही जगह पे सही इंसान को रख रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ी चीज है। तो जब एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो वहां पे बस स्टाफिंग हो रही होती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो उनकी ज्यादा प्रॉब्लम्स, उनके ज्यादा क्वेश्चंस, उन सबको सॉल्व करने के लिए आपको एक सेपरेट मैनेजर, एक सेपरेट डिपार्टमेंट चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। देखो कितनी सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रिक्रूटमेंट करेगा। रिक्रूटमेंट का मतलब ढूंढेगा एम्प्लॉइज को, जॉब्स को एनालाइज करेगा, कंपनसेशन, लोगों के सैलरी वगैरह फिक्स करेगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, अच्छे लेबर रिलेशंस बना के रखेगा, हैंडल करेगा प्रॉब्लम्स को, कंप्लेंट्स को, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करेगा। अगर कोई लॉ सूट होगा कंपनी के ऊपर, कोई केस डाल दिया तो उसको डिफेंड करेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट और कितना वास्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने आप में। स्टाफिंग तो उसका एक छोटू सा पार्ट है। तो जब हम बोलेंगे कि भैया स्टाफिंग बड़ा या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा, स्टाफिंग तो उसका एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाता है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। अब आता है सर स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा। सर स्टाफिंग प्रोसेस है क्या, तो हम कैसे याद रखेंगे? तो भैया एक तो मेमोरी टेक्निक था S डाइज इफ। अब बोलो S डाइज इफ किसका था? प्लानिंग का। S डाइज इफ। फिर आया IDAE। IDAE किसका था? IDAE था ऑर्गेनाइजिंग का। इसका क्या है सर? इसका है इंजीनियर SP TPPC। इसका क्या है? इंजीनियर SP TPPC, ER SP TPPC, राइट। अब सर क्या है ये ER SP TPPC? आओ बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। यानी आपको स्टाफिंग का मतलब क्या है कि भैया एम्प्लॉय ढूंढ के लाना। तो पहले देख तो लो कि कितने लोगों की जरूरत है। तो सर हम कैसे ढूंढेंगे कि कितने लोगों की जरूरत है? दो एनालिसिस करनी है। पहली एनालिसिस, अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। दूसरी एनालिसिस, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है ना, कितने लोग काम करने चाहिए। तो सपोज काम करने चाहिए 20, अभी काम कर रहे हैं 11, तो 9 की जरूरत है, पता लग गया। अभी काम कर रहे हैं 25, करने चाहिए 20, तो 5 एक्स्ट्रा है, पता लग गया। तो एस्टिमेशन कैसे होता है? दो एनालिसिस कर लो। वर्क लोड एनालिसिस, वर्क लोड का मतलब होता है कितनी रिक्वायरमेंट है, और वर्क फोर्स एनालिसिस, कितने लोग करंटली काम कर रहे हैं। तो हम दो चीजें कंपेयर कर लेते हैं, करंटली कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों की जरूरत है। फिर हम इनको जब कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर कर लेते हैं, तो फिर उसमें हम देख लेते हैं कि हम अंडर स्टाफ्ड है या ओवर स्टाफ्ड है। अंडर स्टाफ्ड अगर हम हैं तो हम लेके आ जाएंगे एम्प्लॉइज को, ओवर स्टाफ्ड है तो उनको हम ले ऑफ कर देंगे या फिर हम उनका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे, ट्रांसफर प्रमोशन कुछ कर देंगे। ठीक है। तो वर्कलोड क्या होता है? असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी, कितने लोग चाहिए। वर्कफोर्स का मतलब कितने अवेलेबल है, कितने काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इंजीनियर में ई हो गया, एस्टिमेशन हो गया। अब सपोज आपको 5 लोगों की जरूरत है, तो फिर आप क्या करोगे? रिक्रूटमेंट करोगे। आर का मतलब है रिक्रूटमेंट। सर व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्च करना, उनको बताना अपनी जॉब के बारे में और उनको बोलना कि आओ भैया इंटरव्यू में। जितने ज्यादा लोग आपके इंटरव्यू में आएंगे ना, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। अगर इंटरव्यू के लिए ज्यादा लोग आएंगे ही नहीं, तो चांसेस भी कम हो जाएंगे अच्छे कैंडिडेट मिलने के, है ना। तो अगर आपको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए, तो उस सिनेरियो में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको इंटरव्यू के लिए। तो जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। सर रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग आ गए, 5 की जरूरत है, 50 लोग आ गए, तो कितने लोगों को आपने होप दे दी। इसलिए रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। सर व्हाट इज सिलेक्शन?
सिलेक्शन का मतलब होता है बच्चों अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जॉब के लिए सेलेक्ट करना। सर मुझे जरूरत ही 5 लोगों की है तो मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं? ज्यादा से ज्यादा मतलब जितने लोगों की जरूरत है वो बेस्ट क्वालिटी ढूंढना। तो आप सिलेक्शन में क्या करते हो? 50 का प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक करोगे, जज करोगे, फिर जो आपको बढ़िया लगेगा उसको रखोगे, बाकी को आप रिजेक्ट कर दोगे। तो देखो 50 में से मैं 5 रखूंगा, 45 को रिजेक्ट कर दूंगा, तो ज्यादा का दिल टूटा ना। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस हो गया। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि ये होप देता है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिसहार्टन करता है लोगों को। उसके बाद क्या आता है बच्चों? नंबर 4, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सर व्हाट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है बच्चों, प्लेसमेंट का मतलब जब आपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, अब उसको जॉब पे प्लेस करो भाई, उसको दिखाओ कौन सी जॉब करनी है, उसको कैसे करनी है, उसको प्लेसमेंट करो। तो प्लेसमेंट का क्या मतलब है? प्लेसमेंट मींस एम्प्लॉय ऑक्यूपाइज द पोजीशन, ठीक है। और ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? उसका इंट्रोडक्शन करवाना, लोगों से मिलवाना, बातचीत करवाना, ताकि वो फैमिलियर हो जाए, उसको बिल्कुल नया नया एनवायरनमेंट ना लगे, उसको डर ना लगे ऑर्गेनाइजेशन में, सबके साथ हेल्दी रिलेशंस बन जाए, अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद आता है बच्चों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन दोबारा गलती से टाइप हुआ है, दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ब्लैक से ही लिखू क्या? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद होता है एम्प्लॉय का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब अब उसको ट्रेनिंग दी जाती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आप कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको काम सिखाया जाएगा। तो अब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? आपकी स्किल्स इंप्रूव करी जाएगी, नॉलेज इंप्रूव करी जाएगी अकॉर्डिंग टू द जॉब। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आप स्किल्स ले रहे हो, कॉम्पिटेंसी ले रहे हो हायर जॉब पोजीशन के लिए, फ्यूचर के लिए। जितना ज्यादा आप चीजें सीखते जाओगे उतना आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन के बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट। सर ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद क्या होता है? क्या ट्रेनिंग करके एम्प्लॉय को छोड़ दें? नहीं, अब उसका होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सर परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देके छोड़ते नहीं है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। मतलब हम चेक करते हैं कि ये एम्प्लॉय ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि ये ठीक रहेगा भी या नहीं रहेगा, ये ठीक कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। फिर हम क्या करते हैं बच्चों? फिर हम उसकी करियर प्लानिंग करते हैं। सर करियर प्लानिंग का मतलब? करियर प्लानिंग में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो एम्प्लॉय के प्रमोशन से रिलेटेड होती हैं। मतलब हम लोग अब उसका देखते हैं कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, कब इसको प्रमोशन देना है, प्रमोशन देना भी है या नहीं देना है, ये ठीक भी है या नहीं है। तो करियर प्लानिंग डिसाइड करते हैं हम कि इसको किस पोजीशन पे रखना है और आगे फर्दर कहां इसको प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों हमारे पास? नेक्स्ट होता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन में क्या होगा? देखो अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, ये जो आपने अप्रेजल किया, आपने चेक करा कि एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर अच्छा काम कर देगा तो हम उसका प्रमोशन कर देंगे। अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर उसको वापस से ट्रेनिंग पे भेज देंगे, राइट, कि भैया जाके अभी दोबारा ट्रेनिंग लेके आओ। उसके बाद हम उसका कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हैं कि भैया आपको पैसा कितना मिलेगा, आप कितना पैसा डिजर्व करते हो, आपको पैसा कम मिले या आपको पैसा ज्यादा मिले। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पनसेशन डिसाइड करना कि कितना उसको पे करना है। तो स्टाफिंग प्रोसेस में ER, SP, TPPC, ठीक है जी। अब आते हैं बच्चों हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में याद रखेंगे 3 एलिमेंट्स हैं जो हमें अब इस चैप्टर में पढ़ने हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं स्टाफिंग के? सबसे पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। अभी मैं आपको रिक्रूटमेंट बता रहा था पीछे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं? मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करूंगा कि भैया आप आओ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। अब उन्होंने जब अप्लाई करा, ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए। अब रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेज, एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। सर इंटरनल सोर्स का क्या मतलब है? इंटरनल सोर्स का मतलब है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से ही इंप्लॉय को ढूंढ के लाना।
और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय को ढूंढना। तो जब हमें बिल्कुल फ्रेश टैलेंट चाहिए, नया टैलेंट चाहिए, तब तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें चाहिए क्विक, फटाफट, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, तो फिर हम इसमें चले जाते हैं। तो सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल होते क्या है, आ जाओ आपको दिखाता हूं। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से रिक्रूटमेंट करनी। दो इसमें तरीके होते हैं, या तो ट्रांसफर या प्रमोशन। ठीक है, अब देखो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक जॉब पोजीशन से उठाया, दूसरे जॉब पोजीशन पे बिठा दिया। मतलब कि कोई इंप्लॉई है, वो ए डिपार्टमेंट में काम करता है, बी में जरूरत है, उठा के उसका बी में ट्रांसफर कर दो। अब इसको देखो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो बस एक कुर्सी से उठा दूसरी कुर्सी पे चला गया, उसका पे सेम रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी, बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर, विदाउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे। बाकी सब सेम रहता है। जबकि प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन नीचे से ऊपर होता है। तो ये होता है बच्चों वर्टिकल। तो आपसे कोई पूछ ले कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल होता है, प्रमोशन वर्टिकल होता है, नीचे से ऊपर। प्रमोशन का मतलब प्रमोट हो गया, तरक्की हो गई भाई, पार्टी दो। इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉई टू अ हायर पोजीशन विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर स्टेटस, हायर पे। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये होते हैं बच्चों इंटरनल सोर्सेस। देन हमारे पास कौन से सोर्सेज आते हैं, फिर हमारे पास आते हैं इंटरनल के मेरिट्स आ गए जी। इंटरनल के मेरिट्स बहुत आसान है यार। एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलता है, बेसिक है। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, आपको सेलेक्ट करना बहुत आसान है क्योंकि आप उन एम्प्लॉइज को पहले से जानते हो। नो नीड ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब उसको ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, वो एम्प्लॉय ऑलरेडी फैमिलियर है ऑर्गेनाइजेशन के रूल से, रेगुलेशन से, लोगों से, तो दोबारा जान पहचान कराने की कोई जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, आप इससे सरप्लस स्टाफ का एडजस्टमेंट कर सकते हो। जो डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ्ड है वहां से निकाल के आप अंडर वाले में डाल सकते हो। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब बच्चों ये काफी सस्ता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेस। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है इसके लिमिटेशंस। सर लिमिटेशंस इसमें कुछ कमी भी है, बिल्कुल। नंबर वन, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब सारी वैकेंसीज आप इससे फिल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है, काफी लिमिटेड लोगों में से आपको चीजें करनी होगी। नंबर टू, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज हैम्पर्ड। कोई स्पिरिट ऑफ कंपटीशन ही नहीं आएगा। एम्प्लॉइज को पता होगा सब कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से ही होना है, तो भैया वो क्यों बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन दिखाएंगे या डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। कॉम्पिटिशन खत्म हो जाती है। इट रिड्यूसेस स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट, आपको फ्रेश टैलेंट मिलने का स्कोप बिल्कुल खत्म है, पुराने के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। देयर इज अ लिमिटेड चॉइस ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल, कैंडिडेट आपके पास लिमिटेड ही होंगे, बहुत ज्यादा कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे। ये इसके डीमेरिट्स होते हैं। सर अगर मैं बाहर जाऊं एक्सटर्नल सोर्सेज, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इसमें बहुत ऑप्शंस हैं भैया, बहुत ऑप्शंस हैं भाई। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। ये देखो सर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है बच्चों जहां पे यूजुअली ऐसी जॉब्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, तो वहां पे फैक्ट्री के गेट पे या दुकानों के गेट पे आप देखोगे पोस्टर बैनर लगा देंगे कि भैया इस क्वालिफिकेशन के साथ एम्प्लॉय की जरूरत है। वो एम्प्लॉय आए, डायरेक्टली इंटरव्यू दे और उसको जॉब मिल जाएगा। उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस टेक देंगे। अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब सीकर्स जितने भी हैं वो असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और सिलेक्शन होता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, पेमेंट मिलती है डेली वेजेस बेसिस पे। सूटेबल कब चलेगा, ये कहां पे चलेगा, व्हेन देयर इज अ रश ऑफ वर्क, बहुत ज्यादा काम है और परमानेंट वर्कर्स एब्सेंट हैं, छुट्टी पे हैं, तो आप क्विकली इसको कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है बच्चों, सपोज आपने इंटरव्यू लिया, ओके, अब आपको 10 लोग बहुत अच्छे लगे। ठीक है, आपको जॉब देनी थी सिर्फ 6 को, तो 4 लोग भी अच्छे तो लगे थे, लेकिन अभी जॉब तो नहीं है आपके पास उन 4 के लिए। तो आप क्या करते हो, उन 4 की ना एक लिस्ट बना लेते हो। ऐसे आप जितनी बार इंटरव्यू लेते हो उतनी बार आप लिस्ट बनाते हो जो एम्प्लॉइज आपको अच्छे लगते हैं, कैंडिडेट, जो कैंडिडेट आपको अच्छे लगते हैं आप उनकी लिस्ट बना लेते हो। इस लिस्ट को बोलते हैं बेटा जी वेटिंग लिस्ट। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट। तो अगर मुझे कल आने वाले किसी भी टाइम में एम्प्लॉय की जरूरत है, तो अगर मैं इस वेटिंग लिस्ट में से एम्प्लॉय को निकाल रहा हूं, अगर मैं वेटिंग लिस्ट में से एम्प्लॉय को उठा रहा हूं, तो उसको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या है, अ लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स इज प्रिपेयर्ड
टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। तो जब भी मुझे जरूरत होगी पहले मैं इनको कॉल कर लूंगा, तो मुझे वापस से सर्च करने में टाइम, एफर्ट, मनी नहीं लगाना, सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, राइट। तो दो हो गए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझ गए, कैजुअल कॉलर समझ गए। तीसरा कौन सा होता है बच्चों? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराते हो तो आप एक ठेकेदार को पकड़ते हो, वो ठेकेदार क्या करता है? वो ठेका लेता है तो वो अपने आप सारी लेबर लेके आता है। तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी लेबर ढूंढ सकते हो, मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करोगे, वो कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए अपने आप सारा का सारा काम करेगा। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर को लेके आते हो थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद लेबर्स एंड प्रोवाइड अनस्किल्ड वर्कर्स एट अ शॉर्ट नोटिस, फटाफट आपको प्रोवाइड करा देता है। तीन चीज हो गई। नंबर 4 एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हो न्यूज़पेपर में, जनरल में, वहां से भी लोग आपके जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। तो एक्सटर्नल में एडवर्टीजमेंट भी एक अच्छा सोर्स है। देन कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है बच्चों जब आप कॉलेज कैंपस से बच्चों को उठाते हो। जैसे आप कॉलेज में जाओगे अगले साल, तो आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगी, वो बोलेंगे कि हम इतना पे करेंगे, इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट की जरूरत है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी आपको जॉब्स मिलती हैं, उसको बोलते हैं हम कैंपस रिक्रूटमेंट। देन प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज कौन सी होती हैं? बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो ये काम करती हैं। उन प्राइवेट एजेंसीज के पास डेटा होता है कंपनीज का भी और डेटा होता है एम्प्लॉइज का भी। तो जिसको जैसी जॉब की जरूरत है, जैसे ही उस एजेंसी के पास कोई कंपनी वैसी रिक्वायरमेंट लेके आती है, तो उस कंपनी को वो उस एम्प्लॉय से मिलवा देती है सिंपली, और अपने बीच में कमीशन ले लेती हैं। तो ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। आप इन प्लेसमेंट एजेंसीज को भी बोल सकते हो, ये भी आपका काम करवा देंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी इसी तरीके का काम करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल ढूंढने में, ठीक है। ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल के लिए बेस्ट होते हैं, याद रखना। टॉप लेवल, मिडिल लेवल का एम्प्लॉय चाहिए तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट ढूंढ के देगा। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। कई बार जब हमें नए एम्प्लॉय की जरूरत होती है तो हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉइज से पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई जानकार है, क्या तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो कहीं और काम कर रहा हो, वो आना चाहता हो, तो कई बार अच्छी रिकमेंडेशन मिल जाती है, ये भी एक सोर्स है। उसके बाद बच्चों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट एक्सचेंज है, देखो प्राइवेट में तो प्लेसमेंट एजेंसीज थी, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनीज हैं, कंपनीज तो नहीं बोलूंगा, एक्सचेंज ही बोलूंगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार चला रही है, जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने में आपकी जॉब के लिए, है ना। अगर आपको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए तो इनके पास भी डेटा होता है, आप इनके पास पहुंचो, इनको बताओ कि हमें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इस क्वालिफिकेशन वाला एम्प्लॉय चाहिए, तो ये भी आपको हेल्प कर देंगे। तो लिखा हुआ है employment exchange serve as a link between job seekers and the employers. They are suitable for unskilled and skilled operative jobs. Web publishing, वर्ल्ड वाइड वेब, www, इंटरनेट पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे naukri.com, हम लोग लिंक्डइन को बोलते हैं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सबको लिंक्डइन चलाना चाहिए। जब भी आप लिंक्डइन यूज करोगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। तो उल्टा सीधा सोशल मीडिया चलाते हो, एक दो प्रोफेशनल सोशल मीडिया भी चलाओ, है ना, आपके लिए अच्छा है, मोटिवेटेड रहोगे और अच्छा फील करोगे। मुझे भी कनेक्ट कर लेना लिंक्डइन पे। तो ये हो जाता है बच्चों वेब पब्लिशिंग। ओके, एक्सटर्नल के क्या मेरिट्स हैं बेटा? जो उसके डीमेरिट्स है वो इसके मेरिट्स हैं। आप काफी अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल सोर्सेज फ्रेश टैलेंट लेके आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट के पास वाइड चॉइस होती है, काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कंपटीशन यहाँ पे बना रहता है। एग्जिस्टिंग स्टाफ को लगता है भैया हमें भी अपने आप को अब नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों के अगेंस्ट वर्स्ट रखना होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा, नहीं तो कोई बाहर वाला आके हमारी जॉब ले जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बना रहता है, ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या है? कई बार एग्जिस्टिंग स्टाफ डिससेटिस्फाइड हो जाता है। एक बार मेरे स्कूल में ऐसा हो गया था, जब मैं स्कूल में था तो हमारे प्रिंसिपल रिटायर हुए तो जो वाइस प्रिंसिपल थे उनको एक्सपेक्टेड था कि भैया मुझे प्रिंसिपल बनाया जाएगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन हुआ क्या, कोई बाहर से टीचर आई और वही प्रिंसिपल बन गई। तो बेचारी हमारी वाइस प्रिंसिपल जो है वो हो गई डिससेटिस्फाइड, उनका दिल टूट गया। तो डिससेटिस्फैक्शन चलता है जब भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, तो इंटरनल का तो बेचारों का दिल टूट ही जाता है। लेंदी प्रोसेस, काफी लंबा समय लगता है इसके अंदर। कॉस्टली प्रोसेस, पैसा बहुत लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मनी लगता है। तो ये काफी कॉस्टली एज वेल एज लेंदी प्रोसेस है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों सिलेक्शन। सर रिक्रूटमेंट तो समझ गए, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज भी समझ गए, इंटरनल एक्सटर्नल। सिलेक्शन में क्या है बच्चों? सिलेक्शन में पूरा का पूरा प्रोसेस है।
कैसे सेलेक्ट किया जाए एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का सिलेक्शन कैसे होगा? तो सर एम्प्लॉय का सिलेक्शन होगा इस पूरे प्रोसेस से। सर क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस हर कंपनी फॉलो करती है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपको डिटेल्ड पढ़ाया जा रहा है कि आप कल किसी कंपनी में जाओ तो 4 5 6 स्टेप्स तो होंगे, इतना बड़ा कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सर व्हाट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग? प्रीलिमिनरी का मतलब ही क्या होता है? पहली नजर में, सबसे पहले, प्राइमा फेसाई। तो सबसे पहले आपका जो सीवी है, या आप लोगों का सीवी ना बोलूं, आम भाषा में रिज्यूमे बोल लूं, तो वो चेक किया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो उस सीवी, उस रिज्यूमे के बेसिस पे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको बनाना ही नहीं आता। गलत सीवी बनाते हैं, गलत रिज्यूमे बनाते हैं, कहीं से भी कुछ भी बनवा लेते हैं, वो कंपनी के आगे रख देते हैं। कंपनी समझ जाती है कि बहुत ही अनप्रोफेशनल है, करो रिजेक्ट। तो रिजेक्शन सबसे पहले हो जाता है सीवी देख के। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट कर देना अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स। जो यहां से आगे बढ़ते हैं, फिर उनके कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट उनकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, एप्टीट्यूड चेक करने के लिए। ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं अभी बताऊंगा, जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर। तो सारे के सारे सिलेक्शन टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होते हैं यूजुअली। जो ये टेस्ट क्लियर कर जाएगा उसका फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है सर? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होती है सामने वाले का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। जैसे आपका वाइवा होता है ना स्कूल में, एक तरीके से वो किस लिए होता है? बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, कि बच्चे को फर्दर वो कहीं इंटरव्यू के लिए जाए तो ऐसा ना लगे उसने पहले कभी दिया नहीं, इसीलिए ही होता है वो। बस इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें जज करी जाती हैं। जो इसमें सही हो जाएगा फिर उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करा जाएगा। रेफरेंस का मतलब उससे 2-3 लोग पूछे जाएंगे कि आप अपने रेफरेंसेस दो जो आपके बारे में जानते हो। आप अपने स्कूल के टीचर्स के बारे में बता दो, कॉलेज प्रोफेसर्स के बारे में बता दो, कुछ और आपके प्रोफेशनल्स नोन हो तो उनके बारे में बता दो। तो उनसे आपका रेफरेंस लिया जाता है, लेता कोई नहीं है, बस आपसे पूछा जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। पिछली कहीं अगर आपने जॉब किया है तो वहां पे आपका कोई अनप्रोफेशनल, कोई इस तरीके का बिहेवियर तो नहीं था, आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा था, ये चेक किया जाता है। ये सब पॉजिटिव निकलता है तो फिर उस बेसिस पे सिलेक्शन डिसीजन होता है बेटा। सिलेक्शन डिसीजन किसका होता है? जो टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंसेस सब क्लियर करते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं। अब हमें लगता है एम्प्लॉय सुटेबल है तो फिर उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में एक फिटनेस टेस्ट होता है कि भैया ये एम्प्लॉय ठीक भी है, ये मेडिकली फिट भी है, इसको कोई बीमारी तो नहीं है, रोज छुट्टी तो नहीं मारेगा, तो मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद बच्चों फिर आपको ऑफर दिया जाता है। ऑफर में क्या होगा? सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि हम आपको इतनी सैलरी ऑफर करेंगे, इतने घंटे आपको काम करना होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सारी लिखी होती हैं। एक बार आपके पास ऑफर आ गया, अब आप यहां से बार्गेन कर सकते हो, आप क्रॉस ऑफर कर सकते हो, और या फिर आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपको मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक पक्का सबूत है कि हाँ आपको एक जॉब मिल गई है। तो ये पूरा का पूरा बच्चों हमारे पास आ जाता है क्या? एक सिलेक्शन प्रोसेस। अब सर जल्दी से बता दो ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों हमारे पास 5 टेस्ट होते हैं जिनको मैं बोलता हूं पति टेस्ट। 5 टेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे पास सिलेक्शन टेस्ट में? पति टेस्ट, पी ए, ये हो गया पी, ये हो गया ए, ये हो गया टी, आई 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 आई, पति टेस्ट। तो पति में सबसे पहले आई कौन सा है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपकी लर्निंग एबिलिटी, आईक्यू चेक किया जाता है बेसिकली, कि आपका आईक्यू कैसा है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कैसे डिसीजंस लेते हो। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है पोटेंशियल, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने अच्छे से स्किल सीखते हो, डेवलप कितने अच्छे से करते हो, ये हमारे पास होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है पोटेंशियल चेक करना। फिर होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में हम किसी भी इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी, उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस, उसकी मैच्योरिटी, ये सब चेक करते हैं। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि एक इंसान में करंटली कितनी स्किल्स हैं। तो ट्रेड टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि एक एम्प्लॉय फिलहाल कितनी स्किल्स रखता है। इट मेजर्स द एक्चुअल स्किल्स पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। उसके बाद होता है बच्चों इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में आपका इंटरेस्ट मेजर किया जाता है। इंटरेस्ट का मतलब कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, ये आपका बेसिकली इंटरेस्ट बताता है ना। यहाँ से आपके बारे में पता चलता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं बेटा। ये आ गया पूरा का पूरा सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट समझ में आ गया, सिलेक्शन समझ में आ गया।
अब चलते हैं लास्ट एलिमेंट की तरफ, जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है सर? पीछे पढ़ के आए हैं हम। ट्रेनिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज की स्किल डेवलपमेंट करना। मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेनिंग दी गई बिजनेस स्टडीज की, तो मुझे बस बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। मुझे ट्रेनिंग दी गई किसी और पर्टिकुलर अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के बारे में सिखाया जाएगा। तो ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक स्किल की होती है। डेवलपमेंट बच्चों ओवरऑल होता है ना। मैं जितनी स्किल सीखता जाऊंगा मेरा ओवरऑल करियर डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो ट्रेनिंग इज फॉर अ सिंगल स्किल, डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, तो क्या फायदे होते हैं, पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं। सर ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका एफर्ट वेस्ट नहीं होगा, आपका मनी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने ट्रेनिंग दे दी अपने एम्प्लॉय को तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से करेगा। दूसरा, इट एनहांस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कम समय में ज्यादा काम करेगा, कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट देगा, तो अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। इट इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स, फ्यूचर मैनेजर्स को रेडी करेगा, फ्यूचर मैनेजर्स को तैयार करता है ट्रेनिंग। जितने ज्यादा ट्रेंड एम्प्लॉयज होंगे उतना अच्छा फ्यूचर में वो मैनेज करेंगे चीजें। इट रिड्यूसेस एम्प्लॉयज टर्नओवर। ट्रेंड एम्प्लॉय बार बार इधर उधर नहीं भागता है, उसने जिस चीज की ट्रेनिंग ली है फिर वो उस चीज पे काम करता है, जम के मेहनत करता है, करियर में आगे बढ़ता है। तो आपका ट्रेंड एम्प्लॉय बार बार इधर उधर नहीं भागेगा, टर्नओवर नहीं होगा बहुत ज्यादा। इसके बाद क्या आता है, आगे लिखा है हमारे पास और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयज को क्या क्या फायदे हैं ये बताओ फटाफट से। एम्प्लॉयज के लिए उसका अपना करियर बहुत अच्छा हो जाता है, उसको लगता है कि मैंने अगर नॉलेज ली है, स्किल ली है, तो मेरा करियर बहुत अच्छा है। दूसरा, एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड एम्प्लॉय ऑफ कोर्स मशीनें ज्यादा अच्छे से हैंडल करेगा एज कंपेयर टू अनट्रेंड, राइट। तीसरा लिखा हुआ है एम्प्लॉय ज्यादा पैसा कमाता है, एक ट्रेंड एम्प्लॉय हमेशा ज्यादा पैसा कमाएगा एज कंपेयर टू अनट्रेंड। उसके बाद सेटिस्फैक्शन, मोरल उसका अच्छा होगा कि हाँ यार अब मैंने कुछ नया सीखा है, तो वो हाईली मोटिवेटेड रहेगा, हाईली सेटिस्फाइड रहेगा, राइट। कौन कौन से मेथड्स हैं सर ट्रेनिंग के? बच्चों दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब, एक होता है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब होता है कि आपको पहले सिखाया जाएगा फिर आपको काम पे भेजा जाएगा, यानी लर्निंग बिफोर डूइंग। सर ऑफ द जॉब कहाँ चलता है? देखो ऑफ द जॉब यूजुअली अकाउंटिंग वर्क्स में चलता है कि पहले आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बाहर से टैली, बिजी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हैं। जब वो सीख जाते हैं फिर उनको एक्चुअल काम मिलता है। तो पहले सिखाया जाता है फिर चीजें होती हैं। जैसे आप कार ड्राइविंग, गाड़ी पहले चलाना सीखते हो फिर आप एक्चुअल गाड़ी चलाते हो, है ना। यूजुअली लोग ड्राइविंग स्कूल्स में जाते हैं, वहां से सीख के आते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीजें हैं ऑफ द जॉब, पहले सीखो फिर जॉब मिलेगी। अब इसके अंदर एक ही मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो सर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कब दी जाती है और कैसे दी जाती है? बच्चों वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है तब दी जाती है अगर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स वगैरह आपको चलानी है। अब वो मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव है, वो मशीन्स काफ़ी डेलिकेट हैं, उससे कंपनी का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है, बिल्कुल सेम वैसी ही डेमो मशीन्स बनाती है और उस डेमो मशीन पे पहले एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है। जब वो एम्प्लॉय उस डेमो मशीन को बहुत अच्छे से चलाने लगता है, गलतियां वगैरह सब कर लेता है, सीख जाता है, फिर उसको एक्चुअल मशीन पे भेजा जाता है। इसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग या वेस्टिब्यूल स्कूल। तो क्या लिखा है, training is given with the help of a similar equipment and machine away from actual workplace. It is used where the employee have to handle sophisticated machineries. ठीक है। ऑन द जॉब क्या होता है, करते करते सीख जाओ। ऑन द जॉब होता है बच्चे करो करते करते फटाफट से सीख जाओ। ऑन द जॉब में मेनली क्या है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, ये इसके अंदर मेनली चलते हैं। तो सर अप्रेंटिसशिप बता दो पहले, व्हाट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग? बच्चों अप्रेंटिसशिप में आप देखोगे नॉर्मली आपके कारपेंटर्स के साथ, है ना, आप हेयर सलून्स वगैरह में देखोगे कि छोटे छोटे लड़के होते हैं जो काम सीख रहे होते हैं। हेयर सलून्स में देख लो, कारपेंटर के साथ देख लो, इलेक्ट्रीशियंस के साथ देख लो। एक मास्टर वर्कर है वो बड़ा वाला जो सब कुछ सीख रहा है, जो सब कुछ आता है, जिसे मास्टर वर्कर है जिसको सब कुछ आता है। और एक छोटा चिंटू उनके साथ घूम रहा होता है, वो चिंटू उनको बस ऑब्जर्व करता रहता है कि ये मास्टर वर्कर कैसे काम कर रहा है। और धीरे धीरे वो देखते देखते छोटे छोटे काम करने लगता है। छोटे छोटे काम करते करते वो धीरे धीरे इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जो मास्टर वर्कर है वो उसको देख रहा होता है और वो चिंटू सब कर रहा होता है। तो इसको बोलते हैं हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। करते करते सीख गया ना। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है, द ट्रेनी इज केप्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर फॉर अ स्पेसिफाइक पीरियड टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल।
ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है? प्लम्बर्स में, इलेक्ट्रिशियंस में, आयरन वर्कर्स में, मोटर मैकेनिक्स में, इनमें देखने को मिलता है ये। और इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं, राइट, जिसके अंदर कॉलेज से बच्चे जाते हैं कंपनीज के पास, उनके पास जाके इंटर्नशिप्स करते हैं। जो चीज़ें उन्होंने थ्योरी पढ़ी हैं वो उनको प्रैक्टिकली करने का मौका मिलता है, और करते 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 वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स। बिसाइड रेगुलर स्टडीज द ट्रेनी वर्क इन द ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। इसी तरीके से ऑन द जॉब में बच्चों हम ओरिएंटेशन को भी कंसिडर करते हैं कई बार। ओरिएंटेशन या इंडक्शन बोलते हैं। ओरिएंटेशन या इंडक्शन में क्या होता है? बस नॉर्मली इंप्लॉय को इनिशियली जब वो आ जाता है जॉब पे तो उसको सबके साथ फैमिलियर किया जाता है, ताकि वो किसी के लिए भी नेगेटिव एटीट्यूड बिल्ड ना करे और सबके साथ हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करे और हैप्पीली रहे, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। उसको भी हम ऑन द जॉब ही बोलते हैं, क्योंकि भाई जब एम्प्लॉय काम करने जाएगा तभी तो वो ये सब सीखेगा ना कि क्या यहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट है, कौन से हेल्दी हैबिट्स हैं, कैसे चीज़ें होंगी। तो ये सब बच्चों इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काम हमारे पास गाइज आ जाता है स्टाफिंग में। तो हमारा प्लानिंग हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया, हमारा स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग में मेनली आपको क्या करना है? तीनों एलिमेंट्स अच्छे से, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करेंगे और आपका एक और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा सिलेबस भी क्विकली खत्म होने की तरफ जा रहा है। आई होप आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होगे और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको भी मज़ा आ रहा होगा कि हाँ यार अब हो रहा है और काफ़ी कुछ हो भी गया है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अब थोड़ी देर में अकाउंट्स की वीडियो के साथ। तब तक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और इसी तरीके से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन।